आओ बच्चों, हिंदी बहुशिला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चों, आज हम लोग तद्भव और तत्सम शब्द की अवधारणा पर चर्चा करेंगे कि तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, ये कैसे बनते हैं, इनकी प्रकृति क्या है। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। आइए, इनको जानने से पहले कुछ चीजें और जान लें हम लोग। तो इससे क्या होगा कि इन्हें जानने, समझने और पहचानने की हमारी दृष्टि में एक प्रांजलता आ जाएगी, एक विशेषता आ जाएगी तद्भव और तत्सम को जानने के लिए। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि तद्भव और तत्सम ये दोनों क्या हैं? शब्द हैं। ये दोनों क्या हैं? शब्द। ये दोनों ही शब्द हैं। और उत्पत्ति के दृष्टि से अगर देखा जाए तो चार शब्द थे: तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इसी में एक पार्ट आता है संकर। तो हमको इसे नहीं पढ़ना है अभी, इसे किनारे का है। उत्पत्ति के आधार पर चार भेद होते हैं शब्दों के, जिसमें हमको तद्भव तत्सम का ही ज्ञान आज चर्चा में हम लोगों को लेना है। अब सवाल आता है कि तद्भव तत्सम दोनों क्या हैं? शब्द हैं। और शब्द के दो विभाग होते हैं। एक शब्द का रूप या रचना, दूसरा शब्द का अर्थ या बोध। ठीक बच्चों, यानी शब्द की फ्रेमिंग और शब्द की मीनिंग। शब्द के दो पार्ट हुए, फ्रेमिंग एंड मीनिंग। राइट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं यहां, ये क्या कह रहे हैं? इनका क्या नाम है? तत् और सम। तत् माने उसके, असम माने बराबर या तुल्य। किसके बराबर या तुल्य? तो संस्कृत के बराबर। किसके बराबर? संस्कृत के बराबर। ओके, अब आते हैं यहां। जो शब्द का रूप हमने देखा, अब हम यहां पहुंचते हैं। अब आप सुनिए, जो शब्द संस्कृत भाषा में, ध्यान से सुनिए, जो शब्द संस्कृत भाषा में जिस रूप और जिस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यदि उसी रूप और उसी अर्थ के साथ हिंदी में भी विद्यमान हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? तत्सम, यानी संस्कृत के समान। उनके न तो रूप में परिवर्तन होता है और न ही उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो गए, न रूप परिवर्तन हुआ न अर्थ परिवर्तन हुआ। जैसे हम देखिए यहां पर लिख रहे हैं, कारण, हस्त, घृत,
करपट, अक्षि, अंगुष्ठा, दुग्ध, रात्रि, पर्ण आदि। ठीक बच्चों, तो ये देखिए, ये तत्सम है। क्या है ये? तत्सम। क्योंकि ये शब्द यदि हिंदी में इसी स्पेलिंग और इसी मीनिंग के साथ होंगे तो तत्सम कहलाते हैं। ओके मित्र, अब आगे दिया है तद्भव। ये क्या है? जिस तत्सम का रूप बिगड़ जाता है लेकिन अर्थ ज्यों का त्यों रहता है। समझ में आई? जब तत्सम के रूप में यानी स्पेलिंग में, फ्रेमिंग में अंतर आ गया लेकिन अर्थ ज्यों का त्यों रह जाता है तो वही तत्सम क्या कहलाता है? तद्भव। जो उसके बाद हुआ, किसके बाद हुआ? तत्सम के बाद जो परिवर्तन आया वो तद्भव। तो क्या परिवर्तन आता है? तत्सम के रूप में परिवर्तन आ जाता है, अर्थ में नहीं। जैसे अब आप यहां पर देख रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं, देखिए कर्ण। कर्ण माने क्या हुआ मित्रों? कान, हस्त, हाथ, घृत, घी, करपट, कपड़ा, अक्षि, आंख, अंगुष्ठा, अंगूठा, दुग्ध, दूध, रात्रि, रात, पर्ण, पत्ता। अब आप ध्यान से देखिए कि घृत और घी के अर्थ में अंतर है कि रूप में अंतर है? इनके स्पेलिंग में अंतर आई यानी रूप में अंतर है, इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ठीक मित्रों, तो जब शब्द संस्कृत भाषा के मानक के अनुसार अपने रूप और अर्थ को लेकर के अगर हिंदी में प्रतिष्ठित है तो तत्सम है, और यदि वो तत्सम किसी कारणवश अपने रूप में परिवर्तित हो जाता है पर अर्थ ज्यों का त्यों रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव। वो क्या हो गया? तद्भव। अभी आपके सामने है मित्र, इसको आप देखिए। तत्सम और तद्भव का पहले अंतर हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। तत्सम क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने संस्कृत भाषा के ही रूप और अर्थ को लेकर के विद्यमान होते हैं हिंदी में, तत्सम कहलाते हैं। और जब तत्सम में उनके अर्थ ज्यों के त्यों रहते हैं, रचना या रूप में उनके परिवर्तन हो जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। अब आप एक चीज ये जान लो कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तत्सम तद्भव क्यों बन जाता है? तो एक चीज आप इसे जान लो, विश्व के, एक देश के नहीं, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व के मानव समाज में आप जाइए, और वह मानव समाज जिस भाषा को बोल रहा होगा उस भाषा के व्याकरण को बोलने वाली कुल जनसंख्या का 5% से 7% लोग ही उसके व्याकरण को जानते हैं। विश्व के किसी भी भाषा भाषी क्षेत्र में आप जाएंगे
तो वहाँ के भाषा बोलने वालों की कुल जनसंख्या का 5 से 7% लोग उस भाषा के व्याकरण से परिचित होते हैं। बाकी 95% लोग बिना व्याकरण के ही भाषा का उपयोग करते हैं। ये फंडामेंटल है, समझ लो, ये शाश्वत सत्य बोल रहा हूं। यही वह कारण है जो भाषा को बहता नीर बनाता है, क्योंकि भाषा सतत परिवर्तनशील है। वो परिवर्तन कई रूपों में आता है, जिसमें सबसे बड़ा कारण उसका बनता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। अब क्या है, तद्भव से, अरे तत्सम से तद्भव बना क्यों? तो जो ये सिद्धांत है कि जो व्याकरण को जानेगा वही उसके एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करेगा, और जो व्याकरण नहीं जान रहा है वो भाषा के शब्दावली का समुचित सटीक उच्चारण करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। परिणाम कि वो भाषाई व्यापार में उसकी बात हम समझ गए, हमारी बात वो समझ गया, हमारे उसके बीच में जो संप्रेषण हुआ उसमें व्याकरण का कहाँ स्थान है उसे कुछ पता नहीं है, ना तो वो जानना चाहता है। परिणाम क्या होता है कि भाषा के उच्चारण की क्लिष्टता समाप्त करके आम भाषा भाषी व्यक्ति सहजता से उसका उच्चारण करता है। तो तत्सम की सहजता ही तद्भव का कारक है। इस पर सवाल आते हैं मित्र, ये जो बोल रहा हूं हर एक पर प्रश्न आते हैं, जान लीजिएगा। तत्सम की जटिलता क्या है? तद्भव। तत्सम की सहजता क्या है? तद्भव। अब तद्भव की जटिलता क्या है? तो कहे तत्सम। क्योंकि आप इसको बोलेंगे, इसका लक्षण आप जान लीजिए, इसको बोलेंगे तो आपके जिह्वा को अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। बोल के देख लो। तद्भव बोलेंगे तो आपके जिह्वा को बड़ी सहूलियत, बड़ा रिलैक्स में फील होगा। तो जो आदमी व्याकरण नहीं जान रहा है वो क्लिष्टता की तरफ नहीं जाएगा, वो सहजता की तरफ जाएगा। मैं अपनी हकीकत की एक बात बताऊं आप लोगों को। एक बार इसी लखनऊ में ई रिक्शा में बैठ के चल रहा था, रिक्शे वाले से बोला कि यार थोड़ा जल्दी कर दो, लेट हो रहा है, इतना स्लो मत चलाओ। जानते हो रिक्शे वाला ने क्या कहा? बाबूजी बैटरी बैठ गई है। बाबूजी बैटरी बैठ गई है, अब हमो सुरजा लगवा ले हो तो काफी किफायत मिले। वो क्या लगवाने की बात कहा? सुरजा। ये सुरजा क्या है भाई? तो हम और आप जिसको सौर्य ऊर्जा बोलते हैं, सौर्य ऊर्जा, उसको उसने क्या बोला? सुरजा। एक तत्सम का उसने तद्भव बना के दे दिया, क्योंकि वो अनपढ़ व्यक्ति सुरजा और सौर्य ऊर्जा में क्या अंतर है उससे मतलब नहीं है। उसको अपने मंतव्य को प्रकट करने से मतलब है, भाषा चाहे जैसी हो। ठीक है। तो जो 95% लोग बिना व्याकरण के शब्दों का उच्चारण करते हैं वह शब्द स्वभावतः अपने तत्सम की क्लिष्टता से हट करके सहजता में प्रकट हो जाता है। और इसको बोलने वालों की संख्या कितनी है? 95%। तो अब एक बात और आप जान लो, किसी भी शब्द का प्राण क्या है जानते हैं आप? शब्द का प्राण क्या है? शब्द का प्राण है उस शब्द का संचरण। जो शब्द समाज में जितना ज़्यादा संचरित होगा वो शब्द उतना ही ऊर्जावान होगा
और साहित्यिक भाषा में धड़ल्ले से उसका उपयोग होता है। और जो शब्द हमारे और आपके व्यवहार से बाहर हट गया वो शब्द मर जाता है। जैसे आज संस्कृत के सारे शब्द मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे आपके व्यवहार में, प्रचलन में अब वो नहीं रह गए। अब यहां सवाल ये आता है कि अगर 95% लोग जिसको बोल रहे हैं साहित्य की भाषा, कौन सी बनेगी? जो 95 बोला जा रहा है। सारी कथा, कहानी, बिरहा, सोहर, लचारी, जो कुछ भी गाया जाएगा, जो भी उसका साहित्य बनेगा, वो उसी भाषा में जिसमें 95% लोग हैं, यानी तद्भव में होंगे। इसीलिए संस्कृत टूट करके हिंदी बनी, क्योंकि हिंदी तद्भव है और संस्कृत तत्सम है। संस्कृत तत्सम है और हिंदी तद्भव है, क्योंकि संस्कृत के व्याकरण को जानने वालों की संख्या वही 5% और उस भाषा को बोलने वालों की संख्या 95%। तो 95% तो अपने ढंग से न बोल रहा है भाई। आप रात्रि बोलेंगे वो रात बोल देगा, आप जिह्वा बोलेंगे वो जीभ बोलेगा, आप कपाल बोलेंगे वो कपार बोलता है, आप कर्ण बोलेंगे वो कान बोलेगा, आप नासिका बोलते हो नाक बोलेगा, आप दंत बोलेंगे वो दांत बोलेगा। तो सहजता तो तद्भव में ही आ रही है ना। तो मेरे बच्चों, इस तरह से तद्भव अपने अस्तित्व में आता है। जान लीजिए, उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? तत्सम शब्दों का रूप परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन नहीं। पहला कारण क्या हुआ? तत्सम शब्दों का रूप परिवर्तन। अब इस रूप परिवर्तन का कारण कौन है? संस्कृत के व्याकरणों की अनभिज्ञता। ठीक, आम जनमानस व्याकरण को नहीं समझते, अतः वह भाषा के क्लिष्ट शब्दों को सहजता से अपने ढंग से प्रकट कर लेता है। इतना ही नहीं, हम लोग पढ़े लिखे होकर के भी, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं एक बार ऐसे ही चर्चा करने लगा तो एक मित्र है, पढ़े लिखे, पीएचडी हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। तो बोले भैया पानी का बड़ा अभाव है और एक तो समरसेबल लगवा रहा हूँ, कल परसों तक लग जाएगा। क्या बोला उन्होंने? समरसेबल। अब गांव में अगर किसी से पूछोगे कहा भैया क्या लगाओ हुआ, ये समरसेबुल। तो समरसेबल और समरसेबुल, जबकि ये दोनों ही गलत। क्या है? समर्शिबल। ये बोलते हुए हमने न पढ़े को पाया न अनपढ़ को पाया। पढ़ा लिखा समरसेबल बोला और अनपढ़ समरसेबुल बोला। बल और बुल का ही अंतर आया। कारण कि जिह्वा को जिसमें आराम होती है भाषा उसी तरफ प्रवाहित होती है। सबमर्सिबल बोलने में आपको जिह्वा को अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता महसूस होगी और समरसेबुल बोलने में सहजता महसूस होगी। तो भाषा का प्रवाह है का कठिनता से सरलता की तरफ बहना। अब व्याकरण का प्रभाव क्या है? प्रवाह। वो सरलता से कठिनता की तरफ जाते हैं। व्याकरण सरलता से कठिनता की तरफ जाती है और भाषा कठिनता से सरलता की तरफ प्रवाहित होती है। तो जो भाषा की सरलता यानी उसकी जो प्रकृति है उसके आधार पर देखेंगे तो तद्भव का कारक भाषा का अपना प्रकृति है। तीसरा कारण हो गया ये तद्भव की उत्पत्ति का। ठीक मित्रों, हमने इस पर आपको सब चीज समझा दिया। अब आप आइए, इनमें भी अगर आप देखेंगे, हालांकि ये भेद विभेद करना अब कोई सार्थकता नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तत्सम भी और तद्भव भी, इसमें एक कैटेगरी और आता है जिसको हम कहते हैं अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम। हालांकि ये कैटेगरी जबरदस्ती घुसाड़ा गया, व्याकरण का एक पार्ट बढ़ाने का उद्देश्य मात्र है। कारण कि जब तत्सम अपने रूप में जरा सा भी परिवर्तन करेगा तो तद्भव हो जाएगा। जब वो तद्भव हो जाएगा तो अब अर्ध तत्सम और तद्भव और तत्सम एक कैटेगरी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। पर आप जान लीजिएगा, जैसे हमने यहां लिखा कर्म,
ये क्या हो जाएगा, करम। हस्त, ये क्या हो गया, हाथ। रात्रि, ये हो गई रात। ये जो इस स्तर के होते हैं उनको अर्ध तत्सम कहते हैं। अर्ध तत्सम का मतलब किसी मात्रा का अभाव करके हम तत्सम को तद्भव बना देते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब होता नहीं है। आपको सिर्फ दो ही चीज जाननी है, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। ठीक मित्र, तत्सम वह शब्द जो संस्कृत भाषा में जिस रूप और जिस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अगर वही रूप वही अर्थ हिंदी में भी है तो उसको हम तत्सम कहेंगे। और अगर तत्सम के शब्द अर्थ में जहां के तहां हैं किंतु रूप में परिवर्तित हो गए तो उसी तत्सम के रूप परिवर्तन ही तद्भव है। ठीक बच्चों, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस पर। अभी देखो बेटा, यहां पर हमने एक शब्द ये डाला है देशज, इसको भी थोड़ा सा चर्चा कर लें हम लोग। देशज का मतलब क्या हुआ? देश का मतलब होता है क्षेत्र और ज का मतलब होता है पैदा होना, जिसका मीनिंग निकल करके आएगी क्या, क्षेत्रीय बोली में पैदा हुआ शब्द, उसको क्या कहते हैं, देशज। ऐसे शब्द जो किसी बोली क्षेत्र में पैदा हुआ और अपने प्रचलन के बल पर, मैंने बोला था ना अभी, शब्द का प्राण क्या है, शब्द की जीवंतता या प्राण है उसका अपना संचरण। जो शब्द समाज में जितना ज्यादा संचरित होगा साहित्यिक स्तर पर उसका उतना ही खुलकर उपयोग होता है। तो जो शब्द किसी क्षेत्रीय बोली में पैदा हुआ लेकिन अपने प्रचलन के बल पर वो कहां आ गया, साहित्यिक भाषा में आ गया, तो उसको क्या कहते हैं हम, देशज। जैसे बेटा, बेटी, दुल्हा, दुल्हन, ये सब तो आराम के साथ, पेड़, ये आप अपने साहित्य में इसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते। छोरा, छोरी, दबंग, किच किच पिच पिच, हिनहिनाहट, भिनभिनाहट, उखरी, मूसर, तमाम शब्द देशज के हैं जो अपने बलबूते पर, प्रचलन के बलबूते पर साहित्य में आ गए। अब हम इसका चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे मित्रों, तद्भव और देशज ये एकदम सगे मौसेरे भाई हैं। तद्भव और देशज एक सेम से लगते हैं। अब सवाल आता है कि यार किसको हम तत्सम कहें, किसको तद्भव कहें, क्योंकि ये दोनों ही उन्हीं लोगों द्वारा व्यवहरित होते हैं जो तद्भव बनाते हैं, यानी गवई लोग। तो देशज और तद्भव लगभग लगभग एक ही व्यक्ति से प्रकट होने के कारण उसका नेचर सेम दिखने लगता है। अब सवाल विद्यार्थियों के सामने आता है कि उसको पहचाने कैसे यार, तद्भव को और देशज को अलग अलग कैसे करें। उसके लिए एक छोटा सा तरीका है कि यदि तद्भव तत्सम में प्रयुक्त शब्द का तत्सम मिल गया, जान लीजिएगा, तद्भव और देशज शब्द में जिसका तत्सम मिल गया वो तद्भव हो गया, जिसका तत्सम नहीं है वो देशज है। बहुत सामान्य सा पहचान है। जिस शब्द का तत्सम मिल जाए वो तद्भव और जिसका तत्सम न मिले वो देशज। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कुछ शब्द रख रहा हूं। हमने यहां लिखा पुत्र,
यहां लिखा पूत, यहां लिखा बेटा। अब ध्यान से देखिए, पुत्र तत्सम है, पूत तद्भव हो जाएगा, और बेटा देशज है। क्योंकि पूत का तत्सम मिल गया, बेटा का तत्सम नहीं मिलेगा। ठीक मित्रों, तो तद्भव और देशज को पहचानने का ही तरीका है कि यदि उसका तत्सम मिल रहा है तो उस शब्द को आप तद्भव मानोगे, और अगर उसका तत्सम नहीं मिल रहा है तो देशज का शब्द होगा। अब आपके पास इतना ज्ञान होना चाहिए मेरे बच्चों कि हिंदी में जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ब्राज़ील, चाइनीज़, जापानीज़, बहुत सारे विश्व की भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में समाहित है, क्योंकि हिंदी की पाचन शक्ति बहुत मजबूत है। वो विश्व के किसी भी भाषा के शब्द में अपना प्रत्यय तुक्का लगा करके उसको हिंदी में बना लेती है। ये हिंदी की सबसे बड़ी खासियत है, ऐसी बल पर वो आज जीवित है और विश्व की इकलौती सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी बन चुकी है। पहले तो चाइना की थी, लेकिन अब हिंदी आ गई है उस स्तर पर। और ये देखिए, ये अमृत पुत्रिका है। अमृत पुत्रिका का मतलब कि इसको सब मारना चाहे, भारत के बाहर के भी लोग, भारत के अंदर के भी लोग। इतना ही नहीं, जो हिंदी क्षेत्र के वो भी मारना चाहते हैं इसे, क्योंकि हिंदी नहीं बोलना चाहते भाई, उनको नफरत होती है हिंदी से, हिंदी गंवारों की भाषा है। इतनी उपेक्षा सहते हुए भी हिंदी अपने जिजीविषा के बल पर आज क्या है, विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। जबकि इसका पालन पोषण और किसी तरह का भी संस्कार हमारे समाज के द्वारा नहीं हो रहा है, न सरकार के द्वारा हो रहा है। सरकारी महकमे में भी आप देखेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, सरकार की कोई हो, संसद की कोई हो, वो सब अंग्रेजी का ही वर्तनी वहां पर मानक है। किसी बाजार में चले जाइए, देखिए 90 से 99% दुकानों पर लगे हुए बोर्ड अंग्रेजी के। आई नो यू नो करने आ गया तो हम हिंदी छोड़ देते हैं। और आपको एक चीज़ और बताएं, हमारे देश की प्रवृत्ति, हम अंग्रेजी सीखते हैं एक कला या भाषा के दृष्टि से नहीं है, हम अंग्रेजी सीखते हैं हिंदी को पद्दलित करने के लिए। जान लीजिएगा, ये प्रवृत्ति हो चुकी। फिर भी इतने उपेक्षाओं के बावजूद ये जो हिंदी है, ये अमर पुत्रिका है, ये संजीवनी पी रखी है, आज तक कम नहीं हुई, मरी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी शब्द को पचा करके अपने में घुला मिला लेने की कला शाश्वत जमाने से चला आ रहा है। ठीक है ना? तो तत्सम कोई संस्कृत के ही शब्द तद्भव में बना, विदेशी शब्द भी तद्भव बनते हैं, लेकिन उनको हम तद्भव तत्सम की कोटि में नहीं रखते। जैसे मेहर, मेहर अरबी फारसी, मर्द अरबी फारसी। गांव में जाके देखो, मेहर से क्या हुआ, मेहरारू, मेहरिया, मेहारू, पर वो तद्भव तत्सम में नहीं माने जाते। मर्द, मरद, मर्द से क्या हो गया, मरद, लेकिन वो तद्भव तत्सम में नहीं है, क्योंकि उसका विकृत रूप माना जाएगा। तद्भव तत्सम का तात्पर्य आप हमेशा जानिएगा जिसके रूप और अर्थ का संबंध हो। विदेशी भाषाओं के रूप का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनकी लिपियां भिन्न हैं, वो भिन्न लिपि में लिखी जा रही हैं। कोई रोमन में लिखी जा रही है, कोई फारसी लिपि में लिखी जा रही है, कोई अलग लिपि में, कोई अलग लिपि में। तो इसलिए उन शब्दों के
विकृत रूप को हम तद्भव तत्सम नहीं कह सकते। तद्भव तत्सम उसी को कहेंगे जिसके रूप और अर्थ की समानता हो, समन्वय हो। इसलिए संस्कृत के शब्द अगर उच्चारण में अपने रूप परिवर्तन कर लेते हैं तो तद्भव कहलाते हैं। अब सवाल आता है कि मेरे बच्चों, आपको एक गारंटी दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, गारंटी दे रहा हूं, आप ज़्यादा नहीं, किसी अच्छे बुक, किसी अच्छी किताब से जिसमें अच्छे तद्भव तत्सम का संग्रह हो, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी भी आ रही हैं जिसको कि क्या बताया जाए, ठीक है, तो जिसमें तद्भव तत्सम के संग्रह अच्छे हो, अच्छे के मतलब उनकी जनसंख्या ना बड़ी हो, उनका संख्या अधिक न हो, बेशक कम हो, लेकिन एक लेवल के हो, एक स्तर के हो, यानी जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हो, इस तरह की किताबों से आप ज्यादा नहीं, 100, केवल 100, ये रहा 100, केवल 100 तद्भव और तत्सम का संग्रह करेंगे चैतन्य अवस्था में अपने। 100 करते करते मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको 80% पकड़ में आ जाएगा कि कौन तद्भव है और कौन तत्सम है। और अगर कहीं 100 की जगह 100 और कर दिए तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि तद्भव तत्सम से संबंधित किसी भी प्रश्न का 100% उत्तर आप दे लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे बच्चों, तद्भव तत्सम क्या है, कैसे इनका रूप परिवर्तन होगा, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, हम किसे कहते हैं, तद्भव के पैदा होने के रीजन्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, इनके परिभाषा, इनके लक्षण, इनके रूप, और लगभग आपके काम चलाऊं हर एक चीज आपके सामने उपस्थित कर दिया हूं। संग्रह करना आपका काम है, तद्भव तत्सम का संग्रह करके अपना अभ्यास आप कर ले। बाकी अगर कोई आपके सामने प्रश्न है तो जैसे अन्य बच्चे करते हैं, आप भी फोन करके पूछिए। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास हमें ही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, इस नाते छोटे छोटे और एक ही वीडियो बना पा रहा हूँ। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो हम इसका विस्तार करेंगे, क्योंकि शेष हमारे व्याकरण अभी रुके, खाली आरोह कर रहा हूँ। ठीक बच्चों, ओके, धन्यवाद।